नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली ये बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए दोस्तों इतिहास का सेकंड पेपर है, हिस्ट्री का सेकंड पेपर है। दोस्तों 15वीं शताब्दी से लेकर 1945वीं शताब्दी तक दोस्तों आप जानते भी होंगे कि हमारी क्लास वैसे रेगुलर रहती है। इतिहास को लेकर हर सब्जेक्ट को लेकर आप सभी के सामने दोस्तों क्लास से पेश की जाती है। तो वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वैसे आपके एग्जाम तक कंप्लीट सीरीज का अध्ययन आप सभी के सामने एक विस्तृत विश्लेषण के साथ में भी किया जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में काफी हद तक क्लासें हो चुकी है। अगर आपने वो अटेंड नहीं किए तो वास्तव में आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप देख सकते हैं, दोस्तों अटेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए लघुत्रात्मक प्रश्नों की और आज की डिस्कशन रहेगी, तो आप अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का वैसे पहला सवाल है, वैसे देखा जाए तो, और काफी हद तक 2-3 सवालों तक पहली क्लास में डिस्कशन हो चुका है। दोस्तों आज की अगली क्लास है लघुत्रात्मक प्रश्नों को लेकर सेकंड क्लास है, तो दोस्तों आप अंत तक बने रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों 2 एग्जामों में लगातार पूछा जा चुका है। सवाल क्या है कि नव साम्राज्यवाद के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। नव साम्राज्यवाद दोस्तों नया साम्राज्यवाद, एक नया साम्राज्य का जो उदय हुआ था तो उसके कौन कौन से कारण थे, ऐसी कौन कौन सी वैसे आवश्यकता पड़ी ताकि नव साम्राज्य का उदय हुआ, तो उस कारणों का विश्लेषण करना है। तो दोस्तों हम वैसे तो डेली तो सीरीज का विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार के और कौन कौन से सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरह आपको एग्जाम में अटेंड करना है, तो वो भी विश्लेषण अलग है। और ये युद्ध के जो उदय के कारण है उसके बारे में लिखना। नव साम्राज्य के उदय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ऐसा भी सवाल पूछा था कि साम्राज्य नव साम्राज्यवाद तो है, लेकिन साम्राज्यवाद क्या है इसका अर्थ समझाइए और साम्राज्यवाद के उदय के कारण हो। दोस्तों सवाल सेम है, लेकिन पूछने का जो तरीका है, क्राइटेरिया उसको वो थोड़ा अलग है। तो दोस्तों चलिए उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों अगर आप अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं तो अपने स्तर पर भी वैसे देख लीजिए, और ऑनलाइन पढ़ने का तो आपका बहुत ही अच्छा मौका है। तो दोस्तों चलिए आंसर की ओर की साम्राज्य शब्द की व्याख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से की। बहुत सारे विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, हम कह सकते हैं विद्वान तो है ही। तो उन विद्वानों ने वैसे साम्राज्यवाद को अलग अलग ढंग से अपनी परिभाषाओं को, अपने मतों को, अपने विचारों को पेश किया। साधारण भाषा में, एक साधारण भाषा में हम कहे तो कि हम कह सकते हैं कि जब एक देश को दूसरे देश अपने अधीन कर ले, जब कोई एक देश दूसरे देश को अधीन कर लेता है और परिणाम स्वरूप पराधीन यानी पराजय, जो हारा हुआ देश है, पराधीन देश अपनी स्वतंत्रता खो देता है। जैसे कि दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, तो दोनों देश में से एक देश है वो जीत गया और एक हार गया। तो हारा हुआ देश है वो यानी कि पराधीन देश है, तो वो एक क्या है, अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां साम्राज्यवाद का अस्तित्व है, जहां पर साम्राज्यवाद का अस्तित्व है, एक सरकार, एक संगठन का अस्तित्व है, साम्राज्य के अंतर्गत जनता का शासन उसके हित में नहीं किया जाता। साम्राज्यवाद का जो शासन है यानी साम्राज्यवाद की जो शासन यानी सरकार है, तो वो उसके हित में नहीं किया जा सकता। वह शासन करने वाले अथवा साम्राज्यवादी देश के हित में किया जाता है। तो दोस्तों साम्राज्यवाद की यह तो वैसे डेफिनेशन थी। तो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने साम्राज्यवाद का विभाजन 2 भागों में, अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, अलग अलग विद्वान थे, तो उन विद्वानों ने साम्राज्यवाद को 2 भागों में परिभाषित किया, 2 भागों में बांटा। तो प्राचीन तथा नव साम्राज्य। एक तो प्राचीन यानी पहले जो साम्राज्यवाद हुआ था वो, और अब हुआ है वो नव साम्राज्यवाद अभी। तो प्राचीन साम्राज्य से उसका अभिप्राय ये, विद्वानों का जो प्राचीन साम्राज्य से अभिप्राय यानी उसका अर्थ ये हुआ कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति, एक उद्योग वाली क्रांति से पूर्व जो विकास हुआ तो वो कौन सा हुआ? प्राचीन साम्राज्यवाद में हुआ, ठीक है। इसके प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, धर्म, सांस्कृतिक प्रचार, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सर्वोच्च श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखना आदि था। प्राचीन रोमन, ईरानी, ऑटोमन, मध्यकालीन अरब साम्राज्य इस प्रकार के साम्राज्य के उदाहरण है। दोस्तों जो भी अब आपने जो विद्वानों के नाम सुने कि जो प्राचीन रोमन ईरानी और ऑटोमन और मध्यकालीन अरब साम्राज्य और इस प्रकार के जो साम्राज्य है वो किसके उदाहरण है? एक हम कह सकते हैं कि एक प्राचीन साम्राज्य के उदाहरण है। ओके, ये प्राचीन साम्राज्य के जो आपके सामने पेश हो रहे हैं ये प्राचीन साम्राज्य के उदाहरण है। और इसके विपरीत यानी कि नवीन जो साम्राज्यवादी ने, तो इसके विपरीत दूसरे प्रकार का साम्राज्यवाद यानी कि नवीन साम्राज्यवाद का अर्थ है उपनिवेशी साम्राज्य। उपनिवेशी दोस्तों कैसा? उपनिवेशी साम्राज्यवाद मतलब आज का साम्राज्यवाद, नवीन साम्राज्यवाद, ठीक है। इसका उत्थान औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र से हुआ। औद्योगिक क्रांति कैसे? औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे पहले जो जिसका विकास हुआ तो वो था
प्राचीन साम्राज्यवाद, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति खत्म होने के बाद में जो तीव्रता से जो विकास हुआ, उत्थान हुआ, तो वो किसका हुआ था? नवीन साम्राज्यवाद का। तो साम्राज्यवाद में आर्थिक स्वार्थ, जो साम्राज्यवाद होता है उसमें आर्थिक स्वार्थ मतलब खुद के जो धन दौलत, आर्थिक स्थिति का जो स्वार्थ होता है, तो उसको अधिक प्रधानता दी जाती है। 1877 के बाद में यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद का, यूरोप की बात हो रही है दोस्तों, यूरोप में 1870 के बाद में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह नवीन साम्राज्यवाद पुराने साम्राज्यवाद के काफी भिन्न था। नवीन साम्राज्यवाद है वो पुराने यानी प्राचीन साम्राज्यवाद है उससे काफी भिन्न था। पुराने साम्राज्यवाद का मुख्य आधार वाणिज्य था दोस्तों। पुराना जो साम्राज्यवाद था पहला तो उसमें क्या था, जिसको मुख्य आधार किसको माना जाता था? एक वाणिज्य, ठीक है, एक वाणिज्य को माना जाता है। परंतु जो नवीन साम्राज्य है इसका ध्येय यानी कि उद्देश्य न केवल आर्थिक लाभ उठाना और अपितु अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार करना। क्या है जो आज का नवीन साम्राज्यवाद है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ध्येय क्या है? कि इसका ध्येय ये नहीं है कि इसका आर्थिक लाभ उठाना, ये इसका ध्येय नहीं है, केवल आर्थिक लाभ उठाना ही था, ठीक है। नवीन साम्राज्य का ध्येय वो केवल आर्थिक लाभ उठाना था, अपितु अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार। साथ ही साथ नवीन आज का जो साम्राज्य पहला प्राचीन साम्राज्य था उसका केवल यही उद्देश्य था कि आर्थिक स्वार्थ की प्रधानता थी और मुख्यतः इसमें वाणिज्य पर बल दिया जाता था, ठीक है। और लेकिन नवीन साम्राज्य में आर्थिक लाभ और साथ ही साथ राजनीतिक शक्ति का प्रसार करना और अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खपाना, जो अपने देश में, अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या को खपाना, रोकना। 1870 के पश्चात में औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन द्वारा औपनिवेशिक नीति को तीव्रता से गति में अपनाया गया। वास्तव में औद्योगिकरण ही नवीन साम्राज्य का मूल प्रेरक तत्व। औद्योगिकरण वैसे देखा जाए तो एक नवीन साम्राज्य का बहुत ही अच्छा उत्प्रेरक प्रेरण तत्व है। वैसे अतः नवीन साम्राज्य के प्रभाव के कारण, नवीन आज के साम्राज्य के जो प्रभाव के कारण एक यूरोपीय देशों में विशेषकर ब्रिटेन द्वारा विश्व पिछड़े हुए देशों पर अधिकार करने या उन आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ शुरू हो गई है। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध लेखक है रस्किन ने कहा था कि इंग्लैंड को शीघ्र से शीघ्र नए उपनिवेश स्थापना करनी चाहिए। उसे जैसा भी उपयोगी खाली स्थान मिलता है उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। किसकी बात हो रही है? एक यहाँ पर इंग्लैंड की बात हो रही है कि इंग्लैंड को शीघ्र से शीघ्र एक उपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए और एक खाली स्थान ढूंढना चाहिए और वहां पर अपना साम्राज्य, अपना अधिकार कर लेना चाहिए। और साथ ही यदि ऐसा अगर इंग्लैंड नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार नवीन साम्राज्य के प्रसार की दौड़ इंग्लैंड, फ्रांस, नवीन साम्राज्य की प्रसार की दौड़ है वो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, जापान आदि देशों सम्मिलित हो गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण यानी कि आज के जो अंतिम चरण में नवीन साम्राज्यवाद का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्वरूप विश्व के सामने आया। इंग्लैंड ने श्वेत जाति का दायित्व बताया। इसी नीति के बल पर साम्राज्य का प्रसार 19वीं शताब्दी से एशिया के अधिकांश देशों में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए किया गया। दोस्तों, एशिया की जो अधिकांश देशों की अपनी साम्राज्य प्रभुता स्थापित करने के लिए एक नवीन साम्राज्य को अपनाया गया। तो दोस्तों, नवीन साम्राज्य का उदय का कारण दोस्तों हमने ये पढ़ा अब तक तो कि नवीन साम्राज्य और प्राचीन साम्राज्य किस प्रकार, कब उद्भव हुआ, किस प्रकार हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे इस साम्राज्यवाद का जो कारण है, उदय का कारण है, यानी इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो नवीन साम्राज्य के उदय की जो निम्न कारण है, पहला कारण है आर्थिक कारण। दोस्तों, आर्थिक, धन दौलत, आर्थिक कारण मतलब धन दौलत यानी व्यवस्था जो भी होती है, धन दौलत वगैरह, तो वो आर्थिक श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये एक आर्थिक भोजन वगैरह इसमें आ जाते हैं। ये आर्थिक जो होता है, तो आर्थिक स्थिति के आधार पर जो पहला कारण है, तो 1870 ईस्वी तक, इसके पश्चात यूरोपीय राज्यों में अभूतपूर्व उद्योग विकास हुआ। दोस्तों, 1870 के बाद में अब यूरोप के जितने भी राज्य थे उसमें अभूतपूर्व औद्योगिक विकास आया, ठीक है। तो औद्योगिक विकास के फलस्वरूप प्रत्येक देश में उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया कि उसे अपने ही देश में खपाना कठिन हो गया। बहुत ही अधिक उत्पादन हो गया और अपने ही देश में सीमित यानी खपाना, वहां पर ही खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो गया। अतः तैयार माल को खपाने के लिए ऐसे बाजारों की आवश्यकता हुई जिन पर औद्योगिक देश का एक अधिकार रख सके। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की मांग बढ़ती रही थी। अतः औद्योगिक देश ऐसे उपनिवेशों पर अधिकार करने का प्रयत्न करने लगे और पर्याप्त मात्रा में रस्से मूल्य पर कच्चा माल मिल सके तथा इन उपनिवेशी खाद्यान्नों की मांग पूरी की जा सके। इस अवधि की यातायात एवं संसार साधनों की भी
क्रांतिकारी में परिवर्तन हुआ, जिसमें उपनिवेशों से प्राप्त अनेक अधिकांश बल दिया गया। बहुत ही यानी जो उपनिवेशों से प्राप्त करने की आकांक्षा पर बल दिया गया। यातायात के शीघ्रगामी सुविधा के कारण दूर दूर के देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करना संभव हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक आर्थिक कारण था, और यहाँ पर जो विकास हुआ था वो इतना यूरोपीय राज्यों में अभूतपूर्ण, बहुत ही अद्भुत विकास हुआ। और इस विकास के कारण जो कृषि में फसल उत्पादित होती थी वो अपने ही देश में उस फसल को खपाना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए किसी ऐसे बाजारों की जरूरत पड़ी जहां पर कच्चे माल की आवश्यकता हो, उद्योग धंधे हो, और वहां पर इस आर्थिक माल को जो भी उत्पादन हुआ फसलों का उसको भेज दिया जाए। तो इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था बनाई गई, और साथ ही साथ में इस आकांक्षा पर बल दिया कि शीघ्रगामी सुविधा, यानी कि जो शीघ्र से शीघ्र उत्पादन, जो धान का उत्पादन उसको पहुंचाया जाए और एक व्यापारिक संबंध स्थापित करना संभव हो गया। तो ये पहला था आर्थिक कारण। अब साम्राज्यवाद का उद्भव हुआ है तो आर्थिक कारण पहला तो बना। अब खाद्यान्न ज्यादा हो गया तो उसको बिक्री करना, यानी कि बाहर भेजना, तो यही इस आर्थिक कारण 1870 में एक यूरोपीय देशों में एक अद्भुत विकास हुआ था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं जनसंख्या में वृद्धि। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ गया साम्राज्यवाद से संबंधित, दोस्तों आप ये मान के चलिएगा कि आपका सवाल वैसे आप छोड़कर तो आ ही नहीं सकते। दोस्तों आप जरूर कुछ न कुछ इस सीरीज के माध्यम से जो भी पढ़ा है, तो जितना भी याद रहा, वास्तव में दोस्तों आप इस क्लास को एक बार और रिवीजन करके देख लीजिएगा, ताकि आपको वैसे काफी हद तक शब्दों और अपने स्तर पर भी जो कुछ भी आप सिलेबस सीरीज वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वहां से आप अपने इस जो भी डाउट रहते हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। मैं बता दूं आपको कि जनसंख्या में वृद्धि होना यह भी एक नवीन साम्राज्य का उद्भव का कारण है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिकरण की मांग अनुरूप जनसंख्या में काफी थी। एक 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण की मांग है वो अनुरूप, औद्योगिक क्रांति की जो मांग होती है तो वो उसके अनुरूप, जनसंख्या के अनुरूप काफी क्या वृद्धि हुई, यानी उत्पादन बहुत अधिक हो गया उस जनसंख्या के अनुसार। एक अनुमान के अनुसार 1890 से 1900 सदी के बीच में यूरोप की आबादी बढ़कर 45 करोड़ होगी। यूरोप की आबादी इस इतने समय में 45 करोड़ होगी। ब्रिटेन तथा स्कैंडिनेविया देशों में आबादी की 3 गुना वृद्धि होगी। जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली आबादी दुगुनी होगी। इस बढ़ती हुई आबादी को रोजगार देने तथा आंतरिक आबादी को बचाने की समस्या दिनों दिन गंभीर होती गई। दोस्तों यहाँ पर जो भी बढ़ती हुई जनसंख्या है तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देना और उसकी आंतरिक आबादी को बचाए रखना, इस समस्याओं से बहुत ही क्या गंभीर समस्या खड़ी हो गई, यानी कि गंभीर होती जा रही थी। अतः बड़े बड़े राज्यों ने अपने अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने और उन्हें रोजगार देने के लिए उपनिवेशों पर अधिकार स्थापित करना प्रारंभ किया। जो भी उपनिवेश है, जो भी अपने नीचे, जो अपने से नीचे जो साम्राज्य है उस पर अधिकार करना, स्थापित करने का जो क्या निर्णय लिया। और इस उपनिवेशों में बहुत से लोग इस उपनिवेश हुए, तो इसमें बहुत से लोग सैनिकों के रूप में तथा अनेक प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में जाकर रहने लगे। दोस्तों जैसे ही उपनिवेश हुआ तो सैनिकों के रूप में कोई जाने पर रहने लगा, और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में कोई जाकर रहने लग गया। तो दोस्तों कुछ लोग अपने अपने उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए वहां बस गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने उद्योग, अपने व्यापार को विकसित करने के लिए वहां पर बस गए। तो देखिए अगला कारण है वैसे साम्राज्यवाद का, अगला कारण है उद्भव का। तो तीसरा कारण है राजनीतिक कारण। कौन सा? पहला था आर्थिक कारण, ठीक है, और दूसरा था जनसंख्या में वृद्धि, और तीसरा कारण है आर्थिक कारण। वस्तुतः राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों के संयुक्त प्रभाव के कारण ही नए साम्राज्यवाद की उत्पत्ति। राजनीतिक आर्थिक उद्देश्य के संयुक्त प्रभाव, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य इन दोनों के शामिल होने से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, इसी के कारण एक नव साम्राज्यवाद का क्या उद्भव हुआ। एक राजनीतिक कारण भी बनता है यहाँ पर। तो अनेक यूरोपीय राज्य में राष्ट्रीयता की भावना, अनेक राष्ट्रीय अपने देश के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना है, तो वो उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय गौरव एवं प्रतिष्ठा को बनाने की अधिकांश प्रबल हो गई। राष्ट्र के गौरव और गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आकांक्षाएं वो बढ़ गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के जो अतिरिक्त प्रमुख देश में कुछ ऐसे राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, लेखक, विचारक और अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से औपनिवेशिक विस्तार की जो नीति है उसको प्रोत्साहित किया, वह उसमें प्रचार किया। ब्रिटेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, इटली जैसे राज्यों में
इसका औद्योगिकरण विकास अपेक्षाकृत कम हुआ, जिन्हें जिन्हें मंडियों की आवश्यकता विशेष रूप से आवश्यकता न थी, मूल रूप से राजनीतिक उद्देश्य की औपनिवेशिक विस्तार किया गया। इटली ने राष्ट्रीय गौरव की भावना के कारण, इटली ने क्या किया कि राष्ट्रीय गौरव की भावना के कारण लीबिया में उपनिवेश की स्थापना की थी। तो दोस्तों चौथा कारण है वैसे इस साम्राज्यवाद के उद्भव का, तो पहला चौथा है सही साहसिक व्यक्तियों का योगदान। यहाँ पर क्या हुआ था, एक साहसिक व्यक्तियों का योगदान रहा था, इसलिए साम्राज्य आगे बढ़ा और नए साम्राज्य का उद्भव हुआ। तो साहसी व्यक्तियों का योगदान है, साहसिक व्यक्तियों तथा खोजकर्ताओं के कार्य से भी औपनिवेशिक विस्तार को बल प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक विस्तार है तो वहां पर एक साहसी और खोजकर्ताओं के कार्यों के परिणाम स्वरूप एक विस्तार हुआ और उस पर बल प्राप्त हुआ, ताकि औपनिवेशिक विस्तार को बल प्राप्त हो सके। कुछ प्रमुख प्रशासकों एवं सेनानायकों ने भी उपनिवेश स्थापना के कार्य को राष्ट्रीय दायित्व मानकर बड़े उत्साह, लगन एवं निष्ठा से उस दायित्व को पूरा करने का प्रयास किया। वास्तव में इन व्यक्तियों ने सेवा के बिना अफ्रीका में यूरोपीय वास्तव में जो ये व्यक्ति है, जो साहसिक व्यक्ति जिन्होंने भी यहाँ पर भाग लिया, उनकी सेवाओं के बिना, इन व्यक्तियों की सेवाओं के बिना अफ्रीका में यूरोपीय राज्यों के साम्राज्य का विस्तार, दृढ़ीकरण संभव नहीं हो पाता। यूरोपीय राज्य अपनी सैनिक शक्ति यूरोपीय राज्य है जो सैनिक शक्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से तथा नौसेना के लिए उपयुक्त स्थानों, सामरिक महत्व स्थानों पर अधिकार करने का जो प्रयास किया। दोस्तों पांचवा जो कारण है ईसाई धर्म प्रसारकों का योगदान। ईसाई धर्म प्रसारकों का योगदान हुआ था यहाँ पर कि साम्राज्यवाद का जब उद्भव हुआ तो ईसाई धर्म से जो भी लोग थे वो उसके प्रसारकों का योगदान भी यहाँ पर बढ़ा था। तो ईसाई धर्म प्रसारकों ने अपने धर्म का प्रसार करने के लिए, यानी उसको फैलाने के लिए, लोगों में फैलाने के लिए एक पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से नव साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने डॉक्टर लिविंगस्टन ने इंग्लैंड के डॉक्टर लिविंगस्टन ने लगभग 20 वर्षों तक अफ्रीका के आंतरिक प्रदेशों तथा कांगो नदियों के क्षेत्र की खोज की। 1873 में उसकी मृत्यु से पहले उसमें देशवासियों को यह संदेश भेजा कि अफ्रीका की भूमि उसके व्यापार और ईसाई धर्म के प्रसार के साथ राजनीतिक आर्थिक साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत ही उपयुक्त। फ्रांस के तृतीय गणराज्य के काल में फ्रांसीसी कैथोलिक पादरियों ने ईसाई मत के प्रसार के साथ साथ फ्रांस के औपनिवेशिक विस्तार के लिए पृष्ठभूमि तैयार की और इस प्रकार ईसाई धर्म प्रसारकों ने ईसाई मत प्रसार मानवता के उद्धार के नाम पर साम्राज्य के विस्तार की महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था। तो ये भी एक कारण था। दोस्तों एक बार पुनः वैसे रिपीट कर लेता हूँ आप सभी के सामने कि नव साम्राज्यवाद का जो उदय के कारण है उसका विश्लेषण कीजिए। पहले तो हम पढ़ेंगे कि साम्राज्यवाद के उद्देश्य क्या है, से आप क्या समझे। दोस्तों इसको हम पढ़ लिया कि साम्राज्यवाद का जो उद्देश्य है वो अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग जो विचार है तो उसको पेश किया गया है। यानी वैसे एक नव साम्राज्यवाद का अर्थ यहाँ पर एक शॉर्टकट में दिया, एक साधारण भाषा में दिया है कि हम कह सकते हैं कि जब एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है, अब जब एक देश, दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, अब एक देश दूसरे देश को अगर पराजित कर लेता है तो वो पराजित हुआ देश है वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो हम कह सकते हैं कि साम्राज्य का अस्तित्व है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक साम्राज्य का क्या है, अस्तित्व है, क्योंकि वो हार गया। अब तो वहां पर एक साम्राज्य का अस्तित्व है। साम्राज्य के अंतर्गत जनता शासन के हित में नहीं, साम्राज्य के अंतर्गत देखे, अगर साम्राज्य के हिसाब से देखे तो जनता का शासन है। अब जनता का शासन होगा, अगर जनता की सरकार होगी तो इसके हित में नहीं किया जाता, तो वह शासन करने वाले अथवा साम्राज्यवादी देश के क्या हित में किया जाता है। तो दोस्तों यही एक शॉर्टकट में साम्राज्यवाद की परिभाषा थी। तो अब हमने इसके साम्राज्यवाद के जो नव साम्राज्यवाद का उद्भव है तो क्यों हुआ इसके कारण पर वैसे डिस्कशन कर लिया। तो पहला था आर्थिक कारण, दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि और साथ ही साथ तीसरा है राजनीतिक कारण, चौथा है और साहसिक व्यक्तियों का योगदान हुआ था। दोस्तों यहाँ पर साहसिक व्यक्तियों ने भी अपने जो इन कार्यों में शामिल अपनी भूमिका निभाई थी। और ईसाई धर्म प्रसारकों का जो योगदान है, यानी ईसाई धर्म के जिन के लोग हैं तो वो अपने धर्म के प्रचार के लिए एक पाश्चात्य संस्कृति को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने में क्या बहुत ही अच्छा योगदान निभाया। तो दोस्तों ये तो थे। वैसे इसके साथ ही साथ बहुत सारे अनेक कारण है कि साम्राज्य की रक्षा अथवा साम्राज्य देश के द्वारा बल का प्रयोग, एक जनशक्ति
प्राप्त करना, लोगों की शक्ति प्राप्त करना, ये भी एक क्या है नव साम्राज्यवाद का उद्भव। साथ ही साथ एक और है कि सभ्य बनाने का अभियान। यहाँ पर क्या लोगों को सभ्य, आपस में जान पहचान, पूरे देश में लोगों की जान पहचान है, यानी कि एक दोनों एक समूह में लोगों को एक समूह में गठबंधित करना, यानी कि उसको सभ्य बनाने का अभियान। और दास प्रथा यहाँ पर थी, तो ये भी क्या एक मध्यकाल के समानताओं की तरह ठाठ बाट की तरह रह सकते थे। तो ये दास प्रथा है, तो ये भी एक साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद के उद्भव का कारण है। तो दास प्रथा पहले चलती थी, तो इसके विरोध में जो भी कुछ भी व्यक्ति होंगे, तो उस व्यक्तियों ने इस नव साम्राज्यवाद यानी प्राचीन साम्राज्य से नव साम्राज्यवाद में इसको बदलने की कोशिश में बहुत ही अच्छा योगदान निभाया। तो दोस्तों एक और सवाल है, ये वाला है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल। आप अपने स्तर पर भी अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इस सवाल पर वैसे डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना कि वायसराय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक उत्तरदायी थी दोस्तों, कहां तक, यानी कि जब वायसराय ने द्वितीय विश्व युद्ध की संधि की तो उस समय से लेकर अंत तक कहां तक उत्तरदायी थी उसकी संधि और किस प्रकार थी, उसके बारे में दोस्तों विश्लेषण आपको करना चाहिए, ताकि एग्जाम में वैसे आपका सवाल कभी भी चुके ना दोस्तों। आंसर की ओर दोस्तों चलते हैं। तो वायसराय की जो संधि थी, वायसराय ने संधि की थी, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहां तक उत्तरदायी थी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वायसराय की संधि, जर्मनी का, वायसराय की संधि का जब वायसराय ने संधि की तो इसका जर्मनी पर प्रभाव, पहला तो इसका जर्मनी पर प्रभाव। तो वायसराय व्यवस्था ने जर्मनी की राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक दृष्टि से पंगु राष्ट्र बना दिया। जब वायसराय व्यवस्था ने जर्मनी को राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से एक पंगु बना दिया, पंगु राष्ट्र बना दिया, तो लैंगसम ने दोस्तों लिखा है, एक विद्वान है लैंगसम, इसने लिखा है कि इससे यूरोप में जर्मनी प्रदेश का 8वां भाग, यूरोप में जर्मनी प्रदेश का 8वां भाग और लगभग 70 लाख जनसंख्या कम हो गई। इसके सारे उपनिवेश, 15% कृषि भूमि, 12% मवेशी, 10% कारखाने छीन गए और इसके व्यापारिक जहाज, इसके जो व्यापार करने के जहाज है तो वो 57 लाख टन से घटकर 5 लाख टन रह गया। इंग्लैंड से टक्कर लेने की क्षमता रखने वाली उसकी नौसेना बिल्कुल नष्ट हो गई और स्थल सेना भी 1 लाख सैनिक तक सीमित कर दी गई। उसे अपने कोयले के 2/5वें भाग से, लोहे के 2/3वें भाग से, जस्ते के 7/10वें भाग से, शीशे के आधे से अधिक भाग से वंचित होना पड़ा दोस्तों। और वायसराय की प्रादेशिक व्यवस्थाओं ने उसके उद्योग धंधों और व्यापार को नष्ट कर दिया। उपनिवेशों के सीन जाने से उसके रबड़ तेल की भारी कमी का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब वायसराय ने जर्मनी के साथ में संधि की तो इस जर्मनी के जो सैनिक थे, जर्मनी की जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था थी, इसको पंगु बना दिया, यानी कि उसको क्या बिल्कुल क्या हम कह सकते हैं बिल्कुल गरीब बना दिया। किस प्रकार कि जो भी जर्मनी के, हम कह सकते हैं कि जर्मनी का हर प्रकार का, जैसे कि 12% मवेशी, 10% कारखाने और साथ ही साथ 57 लाख टन घटकर ये व्यापार है, वो 57 लाख टन था, उसको घटकर 5 लाख टन कर दिया। और इंग्लैंड से टक्कर लेने की जो क्षमता थी जर्मनी के पास में, तो वो भी क्या कम कर दी, ठीक है। और उसकी नौसेना थी जर्मनी के पास में, तो पंगु का अर्थ क्या हुआ, अब वायसराय की संधि हुई जैसे ही, तो जर्मनी, वायसराय की व्यवस्था से जर्मनी बिल्कुल कैसा पंगु बन गया, यानी कि उसका दास बन गया। और वो चीन से जो टक्कर लेने वाली सेना थी तो वो भी क्या थी, बिल्कुल कमजोर हो गई। और जस्ते और कोयले और साथ ही साथ में वहां पर लोहे के जो 2/3वें भाग से बिल्कुल क्या घटकर हो गए, बिल्कुल कम हो गए, यानी कि हर प्रकार से उसको शीशे के आधे से अधिक भाग से वंचित होना पड़ा। वायसराय की प्रादेशिक व्यवस्थाओं में उसके उद्योग धंधों और व्यापार को विनष्ट कर दिया और चीन जाने से उसका रबड़ तेल में भारी कमी, यानी उपनिवेशों को अगर वहां पर छीन लिया गया, किसके द्वारा, वायसराय की व्यवस्था के द्वारा वहां पर जर्मनी से उपनिवेशों को छीन लिया गया, ताकि वहां पर क्या एक रबड़ और तेल की क्या भारी कमी होगी और उसका सामना करना पड़ा। क्षतिपूर्ति के लिए उसके कोर चेक पर हस्ताक्षर कर दिए गए और वायसराय संधि से होने वाले इस महाविनाश को जर्मनी जनता कभी भूल नहीं सकती। जर्मनी की जनता जब इस वायसराय की व्यवस्था से प्रभावित हुई तो इसको जर्मनी के जो लोग हैं इसको भूल नहीं पाए। दोस्तों क्या वायसराय की संधि द्वितीय महायुद्ध के लिए उत्तरदायी थी?
अब वायसराय ने जो संधि व्यवस्था की थी, तो वो संधि व्यवस्था क्या द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? बिल्कुल काम की थी वहां पर। तो ये दोस्तों सवाल है। तो जर्मन जनता के लिए, जर्मन में रहने वाले लोगों के लिए वायसराय की संधि एक राष्ट्रीय अभिश्राप था। ठीक है, इस प्रकार की ठोस एवं अपमानजनक व्यवस्था को कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र एक लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था लगाती थी कि वहां पर वायसराय की व्यवस्था जर्मनी के लोगों को बहुत ही क्या जीना भी बर्दाश्त कर दिया था, और अतः यह स्वाभाविक ही था कि जर्मनी अपने अपमान को धोखे के लिए पुनः युद्ध की तैयारी करे। तो दोस्तों जर्मनी की, आगे बढ़ते हैं कि जर्मनी के कैथोलिक सेंटर के एर्जबर्गर ने, यहाँ पर एक विद्वान है, इसने विराम संधि के समय कहा था कि जर्मन जाति कष्ट सहेगी, जर्मन जाति कष्ट सहेगी परंतु मरेगी नहीं, जर्मन जाति कष्ट सहेगी लेकिन मरेगी नहीं। ये कहा था किसके द्वारा कहा गया? एर्जबर्गर के द्वारा यह कहा गया था। तो मित्र राष्ट्र जो भी वहां पर जर्मनी के मित्र राष्ट्र थे, पास में रहने वाले देश थे, तो उसके अनेक नेता भी सत्य से सुपरिचित थे कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। फ्रांस से क्लीमेंसो 1919 में कहा गया था कि 6 महीने में 1 साल में 5 साल में 6 महीने में 1 साल में 5 साल में जब वे चाहेंगे हम पुनः आक्रमण करेंगे। इस प्रकार मार्शल फोच ने कहा था कि वायसराय की संधि नहीं, वायसराय की जो जर्मनी के साथ में संधि है वो संधि नहीं, अपितु 20 वर्षों के लिए एक विराम संधि, यानी कि विराम है, एक विराम संधि है, एक क्या विराम चिन्ह वाली विराम संधि है। दोनों नेताओं की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। जर्मनी को जैसे जैसे अवसर मिलता गया वह वायसराय की संधि शर्तों का अतिक्रमण करता गया। परिणाम स्वरूप रिजल्ट यह निकला कि कुछ ही वर्षों के बाद में यूरोप का राजनीतिक वातावरण इतना अधिक अशांत तनावपूर्ण हो गया, जो यूरोप का राजनीतिक वातावरण अशांत और तनावपूर्ण हो गया, जो संसार के प्रथम महाविश्व युद्ध को भयंकर, संसार के प्रथम महायुद्ध से भी भयंकर दूसरे महायुद्ध की ज्वाला झलकना पड़ा। तो यहाँ पर एक कारण था दोस्तों, यह सही है कि वायसराय की अन्यायमूलक, यह सही है कि वायसराय की जो अन्यायमूलक, प्रतिशोधात्मक, विश्वासघातात्मक और आरोपित संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, परंतु इसके लिए मित्र राष्ट्र को भी उतना ही उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, जिन्होंने इस संधि की शर्तों का कठोर से कठोर साथ पालन करने में कोई विशेष रुचि नहीं ली। इतना ही नहीं, अपितु उनकी सहमति से संधि से शर्तों से संशोधन भी किए गए, और देखते देखते वायसराय को पंगु बना दिया। और उदाहरण के लिए 1926 में जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने की दृष्टि से संधि के प्रथम भाग में संशोधन किया गया, और क्षतिपूर्ति की राशि समय समय पर कमी की जाती रही थी। अंत में 1932 में लौसान सम्मेलन द्वारा इस अध्याय को ही समाप्त कर दिया गया, और संधि के लिए जिन गारंटियों की व्यवस्था की गई थी उन्हें 1930 में समाप्त कर दिया गया, और 1935 में हिटलर ने 19 शास्त्रीकरण प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। 1937 में राइन प्रदेश में अनिधीकरण संबंधी उपबंधों को तोड़कर इस प्रदेश में जर्मन सैनिकों को भेज दिया गया, और हिटलर वायसराय की अन्य व्यवस्थाओं को पंगु बनाता गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये वायसराय संधि के जो कारण थे उत्तरदायी थे दोस्तों ये कारण। तो अब वैसे क्लास भी बड़ी लंबी हो गई है, तो दोस्तों अब हम अगली क्लास में मिलते हैं इसी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ में, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सवालों के। दोस्तों ये क्लास जो भी हो चुकी है, वैसे लघुत्रात्मक प्रश्नों पर एक पहले क्लास हो चुकी है दोस्तों, आप वहां पर अटेंड कर लीजिए कि कौन से सवाल है और कौन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप वहां से पूरी क्लास अटेंड को कर लीजिए। और ये भी 2 सवाल इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों इसी प्रकार केवल और केवल इंपॉर्टेंट सवालों की और डिस्कशन करने वाला है दोस्तों पूरी सीरीज का वैसे विश्लेषण होना। वैसे आपकी सेकेंड ईयर की राजनीतिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का विश्लेषण हो रहा है दोस्तों, और विश्लेषण जारी है दोस्तों, अच्छे से अच्छे प्रकार से दोस्तों आपके सामने उस इंपॉर्टेंट सवालों का डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों आप वैसे चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को अंत तक वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में। दोस्तों आपकी अगली क्लासों का आयोजन किया जा रहा है, तो दोस्तों तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।